मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक परिचय जो महात्मा गांधी का था उसका पढ़ चुके थे। साथ ही साथ पैराग्राफ 1 पढ़ चुके थे। आज हम लोग पैराग्राफ 2 से पढ़ने का कोशिश करेंगे। इन दिस मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। यहाँ तक जाकर के आपका सेंटेंस लास्ट कर जा रहा है। तो इन द मिडस्ट, मिडस्ट का मतलब होता है बीच में। ऑल दिस, इन सबों के बीच में इंडिया यानी कि भारत, रिमेन्स टिका हुआ है, इमोवेबल, इमोवेबल का अर्थ होता है अडिग, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और ग्लोरी का मीन्स होता है गरिमा। तो कह रहा है इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, यानी कि जितने भी सभ्यता थे उन सभी सभ्यताओं के बीच में, जैसा कि ग्रीस के बारे में बात हो रहा था, रोम का बात हो रहा था, फराव का बात कर रहे थे, तो जितने भी सभ्यता थे उन सभी सभ्यताओं के बीच में इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, भारत अडिग है, अभी भी। अडिग का मतलब होता है अपने स्थान पर टिका हुआ है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी गरिमा है, ग्लोरी है। इट चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that is not possible to induce them to adopt any change। यहाँ जाकर के सेंटेंस आपका लास्ट कर गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम हिंदी करते हैं। इट इज चार्ज, चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना, अगेंस्ट इंडिया भारत के विरुद्ध, दैट हर पीपल जो यहाँ के लोग हैं, शो अनसिविलाइड, अनसिविलाइड का अर्थ होता है असभ्य, इग्नोरेंट का अर्थ होता है अज्ञानी, एंड स्टोलिड का अर्थ होता है भावहीन, जो किसी भी तरह का उनमें भाव नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल का अर्थ होता है संभव, इंड्यूस, इंड्यूस का अर्थ हो गया राजी करना, देम टू अडॉप्ट, अडॉप्ट यानी ग्रहण करना, एसिमिलेट एनी चेंज। यहाँ तक जाकर के हुआ तो करते हैं। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ दोष लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि हर पीपल, यहाँ के जो लोग हैं, सो अनसिविलाइज, असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी हैं, एंड स्टोलिड और भावहीन हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम, उनको राजी करना, मनाना, टू अडॉप्ट एनी चेंज। कह रहे हैं कि जो विदेशी हैं, विदेशी भारतीय लोगों के खिलाफ एक आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, भावहीन हैं, और यह संभव नहीं है कि उनको किसी भी तरह के बदलाव के लिए राजी किया जा सके। तो इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह छोटा सेंटेंस है। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह जो चार्ज है, जो दोष है, आरोप है, रियली वास्तव में, अगेंस्ट के विरुद्ध, आवर मेरिट, मेरिट मीन्स हो गया गुण। ये जो दोष लगाया जा रहा है कि यहाँ के लोग असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, भावहीन हैं, यह जो वास्तव में दोष है हमारे गुणों के विरुद्ध है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। कह रहे हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, टेस्टेड का अर्थ होता है जांचना, परखना, एंड फाउंड, और उसको पाया है, क्या पाया है, ट्रू पाया है, सत्य पाया है, ऑन द एनविल, एनविल यानी हो गया अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर, वी डेयर नॉट, डेयर का अर्थ हो गया साहस करना, हिम्मत करना, चेंज, चेंज यानी कि बदलाव। तो कह रहा है कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, जिसे हमने परखा है, जांचा है, क्या परखा है, जांचा है, अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, एंड फाउंड ट्रू, और उसे सत्य पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर। वी डेयर नॉट चेंज, हम किसी भी तरह के बदलाव का साहस नहीं करते हैं। यहाँ तक सेंटेंस। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। यहाँ तक सेंटेंस लास्ट कर गया। मेनी, मेनी यानी कि बहुत, कई, थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है थोपना, अपना जो विचार होता है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर यदि हम अपने विचारों को थोप देते हैं तो उसको कहते हैं थ्रस्ट। देयर एडवाइस, एडवाइस का अर्थ हो गया राय, अपॉन इंडिया यानी कि भारत के ऊपर, एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वो ऐसा लगातार करते रहते हैं। कह रहा है मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत से लोग जो हैं अपने विचारों को भारत के ऊपर थोपते हैं, एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वह ऐसा लगातार करते रहते हैं। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। दिस इज हर ब्यूटी, और यह उसकी क्या है, सुंदरता है, जो कि बहुत से लोग अपनी राय को देते रहते हैं, और यहाँ के लोग जो अपने
आप को नहीं बदल पाते हैं, यही भारत की सब सुंदरता है, यही भारतीय सभ्यता की सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर, यह आश्रय है किसका? आवर होप, हमारी आशाओं का। यही हमारी आशाओं का आश्रय है कि हम किसी भी तरह के बदलाव को ग्रहण नहीं करते हैं। जैसा कि ये पहले का लिखा हुआ है, लेकिन आज हालात इंडिया का कुछ और है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यहाँ सभ्यता के बारे में बता रहे हैं कि सभ्यता का अर्थ क्या होता है। तो सिविलाइजेशन इज दैट, सभ्यता जो है मोड यानी कि एक ढंग है, ऑफ कंडक्ट संचालित करने का, विच पॉइंट्स आउट जो इशारा करता है किसको? मैन इंसान को, पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ मीन्स हो गया रास्ता और ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, तो पाथ ऑफ ड्यूटी का हो गया कर्तव्य के रास्ते पर। सिविलाइजेशन इज दैट, सभ्यता क्या है? एक क्या है? सभ्यता जो है एक ढंग है ऑफ कंडक्ट जो इंसान को बताता है, इंगित करता है मैन को, पाथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता इंसान को कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए सिखाता है, इंगित करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। तो कह रहा है परफॉर्मेंस का अर्थ हो गया प्रदर्शन, किसका प्रदर्शन? ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस का अर्थ हो गया ग्रहण, मॉरलिटी यानी नैतिकता का ग्रहण, और कन्वर्टिबल का अर्थ होता है परिवर्तनीय, जो एक रूपों से दूसरे रूप में बदला जा सके उसको कहते हैं कन्वर्टिबल, और टर्म का अर्थ हो गया स्थिति। तो कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का ग्रहण, और कन्वर्टिबल टर्म्स एक परिवर्तनीय शब्द है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, छोटा सेंटेंस है। सो डूइंग डू का अर्थ होता है करना, सो डूइंग ऐसा कर करके, वी नो जानते हैं, आवर सेल्फ अपने खुद को, ऐसा करके हम अपने आप को, खुद को, स्वयं को जानते हैं। द गुजराती इक्वेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। द गुजराती यानी कि गुजरात में इक्वेलेंट का अर्थ होता है एक समान, फॉर सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। तो गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, यानी कि अच्छा व्यवहार के समानांतर है, इक्वेलेंट है गुजराती में गुड कंडक्ट। इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दैट इज एज इट शुड बी। कह रहे हैं कि इफ़ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, डिफिनीशन क्या दिए कि सभ्यता का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। तो इफ़ दिस डेफिनेशन का अर्थ हो गया परिभाषा, भी करेक्ट सही है, देन इंडिया तब भारत को, एज सो मेनी राइटर्स जैसा कि बहुत से राइटर्स लेखकों ने सोन दिखाया है, हैज नथिंग कुछ भी नहीं है, लर्न सीखने के लिए, एनीबॉडी किसी दूसरे से, एंड दिस इज एट एज इट शुड बी और ऐसा ही होना चाहिए। तो कह रहा है इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, अगर यह परिभाषा सही है देन इंडिया तब भारत को, एज सो मेनी राइटर्स जैसा कि बहुत से लेखकों ने दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स उसे किसी दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज एज इट शुड बी और ऐसा ही होना चाहिए। नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे बात कह रहे हैं गांधी जी। तो कह रहे हैं वी नोटिस दैट, नोटिस का मतलब होता है अंकित करना, सूचित करना, कि माइंड यानी कि मन, रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल, बर्ड यानी कि पक्षी, द मोर जितना ही ज़्यादा इट गेट मिलता है, द मोर इट वांट उसको उतना ही ज़्यादा और चाहिए, एंड स्टिल अंत में रिमेन्स रहता है क्या, अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट। तो कह रहा है वी नोटिस दैट, हमने नोटिस किया है कि माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, मन एक व्याकुल पक्षी की तरह है, द मोर इट गेट्स जितना ज़्यादा इसको चाहिए, द मोर इट वांट्स फिर उतना ही उसको और चाहिए, एंड स्टिल अंत में क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे बात कहे हैं। जैसा कि अगर हमें कुछ इच्छा होती है, अगर उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो इच्छाओं का पुनः जन्म होता है, और अगर उस इच्छाओं का भी पूर्ति हो जाए तो पुनः एक नई इच्छाओं का जन्म होता है। इस तरह से जीवन भर लगातार चलते रहता है और इंसान की इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होता है। और जब इससे ही इच्छाओं का जन्म होता है वैसे ही हमारे मन में बेचैनी होती है उस इच्छाओं को
पूर्ति करने के लिए तो हमें चाहिए कि हम अपने मन के ऊपर नियंत्रित करें और सबसे बड़ी चीज़ अपनी इच्छाओं को काबू करें। जब तक हम अपने इच्छाओं को काबू नहीं कर पाएंगे तब तक हम जीवन में अपने असली मकसद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। द मोर यानी कि ज़्यादा, वी इंडल्ज का अर्थ होता है लिप्त रहना, इन आवर पैसन यानी कि जुनून में, द मोर उतना ही ज़्यादा, अनब्रिडल यानी कि अनियंत्रित, दे बिकम हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो कह रहा है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, जितना ज़्यादा हम अपने जुनून में लिप्त रहेंगे, द मोर अनब्रिडल दे बिकम, उतना ही ज़्यादा हम अनियंत्रित हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप पर काबू करना चाहिए। आवर अनसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जनेस। देयरफॉर आवर अनसेस्टर यानी कि हमारे अनसेस्टर यानी होता है पूर्वज, फोरफादर्स, हमारे पूर्वजों ने देयरफॉर इसलिए सेट अ लिमिट, क्या तय किया है, एक सीमा तय किया है, लिमिट तय किया है, आवर इंडल्जनेस, अपने आप को लिप्त रहने का, अपने आप को मौज मस्ती करने का हमारे पूर्वजों ने क्या तय किया है, एक सीमा तय किया है। दे सा दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। दे सा दैट उन्होंने देखा है कि, क्या देखा है, हैप्पीनेस यानी खुशी, वाज लार्जली बड़े पैमाने पर, मेंटल यानी कि मानसिक, और कंडीशन यानी कि स्थिति। खुशी क्या है, एक दे सा दैट उन्होंने देखा है कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, लार्जली अ मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति है। कैसे है, इसका जवाब आपको पैराग्राफ 6 में जानने को मिलेगा कि मन खुशी क्या है। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। बहुत ही अच्छा यहाँ पे बात कर रहे हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरली आवश्यक तौर पर हैप्पी खुश है, बिकॉज क्योंकि ही इज रिच एक इंसान इसलिए सुखी में नहीं है, खुश नहीं है क्योंकि वह अमीर है, और अनहैप्पी और नाखुश है, दुखी है, बिकॉज ही इज पुअर क्योंकि वह गरीब है। कहने का मतलब कोई इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि वह अमीर है, और अगर कोई दुख में भी है तो इसलिए नहीं है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। देखिए बहुत अच्छा बात कह रहे हैं क्या, द रिच आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी, जो रिच होते हैं, अमीर होते हैं, ऑफन अक्सर, सीन देखा गया है उन्हें, क्या देखा गया है, अनहैप्पी। जो अमीर होते हैं उन्हें अक्सर क्या देखा गया है, दुख में, समस्या में, क्योंकि यदि मेरे पास 1 करोड़ है तो 2 करोड़ कैसे होगा, इस तरह का टेंशन, कई तरह के टेंशन को उनके अंदर रहता है। द पुअर टू बी हैप्पी। वहीं जो दूसरे और गरीब होते हैं वो क्या होते हैं, अमीर होते हैं। तो सुख और दुख का हमारा अमीर और गरीब से कोई लेना देना नहीं है। सुख और दुख हमारे मन का एक स्थिति है। यदि हम मान लिए कि मेरे पास सब कुछ है और भला ही मेरे पास कुछ भी नहीं है तो हमारा ज़िंदगी सुख चैन से बीतेगा, और आपके पास लाख करोड़ों रुपए हैं, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो आपको कभी भी खुशी नसीब नहीं होगा। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर। हमारे देश में मिलियंस, करोड़ों लोग क्या हैं, पुअर हैं, गरीब हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। तो कह रहा है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऑब्जर्व मीन्स होता है प्राप्त करना, ऑल दिस यानी कि सभी चीज़ों को प्राप्त करने में आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों ने डिस्यूडेड अस, हमें मना किया। डिस्यूड का अर्थ होता है मना करना, डिस्यूडेड किया है, मना किया है, फ्रॉम किससे, लग्जरी एंड प्लेजर। लग्जरी यानी कि ऐशो आराम, प्लेजर यानी कि खुशी। तो कह रहे हैं कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, सारी चीज़ों को प्राप्ति में आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों ने डिस्यूडेड अस, हमें मना किया है, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, ऐशो आराम से और प्लेजर खुशियाँ से। We have managed with the same kind of flow as existed thousands of years ago। तो कह रहा है वी हैव मैनेज का अर्थ होता है काम चलाना, विद द सेम उसी प्रकार के, सेम काइंड ऑफ उसी प्रकार के, प्लो का अर्थ होता है हल, एज एग्जिस्टेस जो अस्तित्व में था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जो हज़ारों साल पहले था। यानी कि कह रहे हैं कि हमने उसी तरह के हल से काम चलाया है जो हज़ारों साल पहले हुआ करता था। We have retained the same kind of cottage that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। तो कह रहा है we have retained, रखा है, उसको कायम रखा है, the same उसी प्रकार के, काइंड प्रकार, उसी प्रकार के कॉटेज यानी तो होता है कुटिया, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, फॉर्मर यानी पहले, टाइम्स यानी समय में, पहले समय में हुआ करता था, एंड आवर हमारा इंडिजिनस यानी होता है घरेलू, देसी, एजुकेशन शिक्षा, रिमेंस है द सेम एज बिफोर
पहले जैसा ही। तो कह रहे हैं वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हमने उसी तरह के कुटिया से काम चलाया है, उसी तरह के हल से काम चलाया है, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो पहले के समय में यहाँ पर हुआ करता था। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, हमारा जो घरेलू शिक्षा है, रिमेन्स एज सेम एज बिफोर वी हैव हैड नो बिफोर, हमारा जो घरेलू शिक्षा है पहले जैसा ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, वी हैव हमारे पास नहीं है सिस्टम कोई पद्धति, लाइफ कोडिंग जीवन को बर्बाद करने का हमारे पास कोई प्रतियोगिता कंपटीशन नहीं है। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, मतलब कि ईच यानी कि प्रत्येक फॉलोड कायम करते उसका अनुपालन करते हैं, पालन करते हैं। हिज ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का अर्थ हो गया पेशा या व्यवसाय, ट्रेड वही व्यापार, एंड चार्ज और उससे मिलता है इनको रेगुलर वेज और एक नियमित वेतन, वेज यानी हो गया वेतन मिलता है। यानी कि हमारे यहाँ प्रत्येक अपना खुद का पेशा या व्यवसाय करते हैं और उनको एक नियमित वेतन मिलता है। इट वाज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते हैं, हाउ टू इन्वेंट, इन्वेंट का अर्थ हो गया आविष्कार करना, मशीनरी, ऐसा नहीं कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते हैं, बट लेकिन आवर फोर फादर यानी पूर्वज, न्यू दैट जाने की, क्या जाने, इफ वी सेट आवर हर्ट, यदि हम अपने दिलों को लगाते हैं, आफ्टर सच थिंग्स, इस तरह के वस्तुओं के पीछे, वी वुड बिकम स्लैब्स, तो हम गुलाम बन जाएंगे, स्लैब्स यानी होता है गुलाम बन जाएंगे, एंड लूज खो देंगे आवर मोरल फाइबर, मोरल फाइबर का अर्थ होता है नैतिकता। तो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते हैं, यदि हम मशीनों के पीछे अपने आप को लगाएंगे, भागेंगे, तो हम मशीनों का गुलाम बन जाएंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। कह रहे हैं देयरफॉर का अर्थ हो गया इसलिए, वे इसलिए, आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन का अर्थ होता है विचार विमर्श करना, डिसाइडेड दैट, डिसाइड कर तय किया है कि क्या तय किया है, वी शुड ओनली डू, हमें केवल वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड डू, जिसे हम कर सके, किससे, हैंड्स एंड फीट, जिसे हम अपने हाथ और पैर से कर सकें। तो कह रहा है देयरफॉर, वे इसलिए, आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन विचार विमर्श करके, डिसाइडेड दैट तय किया है कि वी शुड ओनली डू, हमें केवल वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड, जिसे हम कर सके, विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जिसे हम हाथ और पैर से कर सके, हमें केवल वही करना चाहिए। मशीनों के पीछे ज़्यादा हमें अपने आप को नहीं भागना चाहिए, नहीं तो हम मशीनों का गुलाम बन जाएंगे। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि, क्या देखा, आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी जो वास्तविक खुशी है, एंड हेल्थ, और जो हमारा स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, वह हाथ और पैर के इस्तेमाल करने में हमारी वास्तविक खुशी है और हमारा वास्तविक स्वास्थ्य है। अगर हम हाथ पैर से काम नहीं करेंगे, दिन भर पड़े पड़े रहेंगे, मशीनों से काम करवाएंगे, तो हो सकता है कि हम कई तरह की बीमारियों का शिकार बन जाएं। रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, गैंग्स एंड थीव्स। देखिए यहाँ पे चलते हैं आगे फिर। दे फर्दर रीजन दैट, उन्होंने आगे बताया कि, क्या बताया, लार्ज सिटीज, जो बड़े शहर हैं, वेयर स्नेयर यानी कि फंदा, जाल है, एंड यूजलेस, बेकार का, इनकम्बरेंस, बाधा है। यहाँ पे गांधी जी बड़े शहरों के बारे में बता रहे हैं, बड़े शहरों की बुराइयां बता रहे हैं और कैसे गांव में लोग खुश रहते हैं, इसके बारे में इस पैराग्राफ में गांधी जी बात की हैं इस हिस्से में, निबंध में। कह रहा है फर्दर यानी कि आगे, रीजन, कारण बताए हैं, क्या बताए हैं, लार्ज सिटीज, जो बड़े शहर हैं, वेयर स्नेयर, वे क्या है, जाल है, फंदा है, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और बेकार का बाधा है, एंड दैट पीपुल, और वहाँ, वुड नॉट बी हैप्पी, वहाँ पे कोई भी इंसान सुखी से खुश नहीं रह सकता है, कहाँ, बड़े शहरों में, एंड दैट देयर वुड बी गैंग्स, वहाँ गिरोह है, किसका, थीव्स का, वहाँ पे जो बड़े शहर हैं, बड़े शहर में चोर डाकुओं का गिरोह है, आगे पे चोरों का गिरोह है, रॉबर्स, लुटेरों का गिरोह है, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, एंड दैट पुअर मेन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन,
यहाँ तक क्या क्लियर है। तो कह रहा है कि वहाँ पे चोर डाकुओं का अड्डा है। प्रोस्टिट्यूशन का अर्थ होता है वैश्यावृत्ति। एंड वाइस फ्लोरिशिंग, बुराइयाँ जो है कि वहाँ पे फलती है, फ्लोरिशिंग करती है इन देम, उसमें। एंड दैट पुअर मैन, और जो गरीब इंसान होता है, वुड बी रॉब्ड, उसको लूटा जाता है, किसके द्वारा? वाई रिच मैन। तो बड़े शहरों में बुराइयां बहुत सारी होती है और वहाँ पे कोई भी सुखी से नहीं रह सकता है, और जो अमीर होते हैं वह गरीबों का शोषण करते हैं बड़ों शहरों में। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। दे यानी कि वे, देयरफॉर इसलिए, सेटिस्फाइड संतुष्ट रहना, अ स्मॉल विलेज छोटे गांव में। इसलिए हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे? छोटे गांव में, और सुख चैन से रहते थे, क्योंकि गांव में हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में भला होता है और किसी तरह की उतना ज़्यादा बुराइयां गांव में नहीं होती है। लेकिन शहरों में बुराइयां होती है, बुराइयां पनपती है, और शहर में ज़्यादा बुराइयां होती है और वहाँ कोई किसी को देखने वाला भी नहीं होता है, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव तो गांव होता है। दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ अर्थ टू बी इन्फीरियर to the rishi and fakirs. They saw that, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा। उन्होंने देखा कि क्या देखा? किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड, राजा और उनकी तलवारें, वेयर इन्फीरियर, वो नीचे है, कम है, टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, महाकाव्य से नीचे है। कौन? राजा और राजा की तलवारें। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर ऋषि और यहाँ पे महाकाव्य को सबसे ऊपर बताया जा रहा है। एंड दे देयरफॉर, वे इसलिए, हेल्ड रखा है, सॉवरेंस, सॉवरेंस का अर्थ होता है सम्राट, राजा, ऑफ अर्थ जो धरती के राजा हैं, सम्राट हैं, टू बी इन्फीरियर, वह नीचे हैं, किससे? ऋषि एंड फकीर से, ऋषि और फकीर से। यहाँ जाकर के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड, राजा और राजा की तलवारें, वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषि एंड फकीर्स। कह रहा है कि दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड, राजा और उनकी तलवारें, वेयर इन्फीरियर, नीचे है, निचले पायदान पर है, कम है, किससे? स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, महाकाव्य से। इथिक्स का मतलब होता है महाकाव्य। एंड दे, और वे, देयरफॉर इसलिए, हेल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ, धरती के सम्राट को, टू बी इन्फीरियर टू द ऋषि एंड फकीर्स, ऋषि और फकीर से नीचे आका है, कम आका है। यानी कि हमारे देश में, हमारा संस्कृति में ऋषि, फकीर और महाकाव्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। भी हम किसी वजह से पॉज कर दिए थे, और जब इस पैराग्राफ 12 तक कंप्लीट कर दिए, फिर वहाँ हमको याद आया कि हम तो उस पॉज को पुनः चालू करना ही भूल गए थे और पूरी तरह से थक भी गए, बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा तीखा धूप निकला हुआ है। खैर, कोशिश करते हैं पुनः बनाने के लिए। अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, ए नेशन, नेशन यानी कि राष्ट्र, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान, लाइक दिस, इस तरह के जिस राष्ट्र में संविधान है जहाँ पर ऋषि और फकीर को और महाकाव्य को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, इज फिटर, वह उपयुक्त है, टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाने के लिए वह उपयुक्त है, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने के लिए उपयुक्त है। जिस राष्ट्र में महाकाव्य को ऊपर स्थान दिया गया हो, ऋषि और महर्षि को ऊपर स्थान रखा गया हो। दिस नेशन हैज़ कोर्ट, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। दिस नेशन, इस राष्ट्र को क्या है? कोर्ट है, तो कोर्ट है तो लॉयर वहाँ पे रहेंगे ही, कचहरी में वकील रहेंगे ही, डॉक्टर हैं, बट लेकिन दे वेर ऑल, वे सभी, विदिन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का अर्थ होता है सीमा, यानी कि इस राष्ट्र में कोर्ट है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन सभी एक सीमाओं के अंदर हैं। एवरीबडी न्यू दैट, हर कोई जानते हैं कि दिज प्रोफेशन, ये जो उनका प्रोफेशन है, पेशा है, व्यवसाय है, वे आर नॉट पार्टिकुलर, वो विशेष रूप से सुपीरियर, सबसे ऊपर नहीं है। यानी कि जानते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है, हम सब के ऊपर नहीं हैं। मोर ओवर, जबकि दीज वकील एंड वैट्स, वकील हिंदी में लिखा गया है, एंड वैट्स, जबकि वकील और जो वैद हैं, डिड नॉट रॉब, रॉब का अर्थ होता है लूटना, पीपुल, लोगों को लूटते नहीं हैं। लेकिन आज हालात कुछ और है। दे वेयर कंसिडर, वे विचार करते हैं कि पीपुल डिपेंड, लोग उन लोगों पर आश्रित हैं, नोट देयर मास्टर, उनका मालिक नहीं है। वैसा विश्वास करते हैं कि लोग लोगों पर आश्रित हैं, न कि लोगों का वे मालिक हैं। कौन? जो प्रोफेशन करने वाले हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे जो पदाधिकारी हैं। लेकिन आज उल्टा समझ बैठे हैं,
वो लोग अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं और आम जनता को नौकर समझ बैठे हैं। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, जो जस्टिस न्याय है, निष्पक्ष है, पूरी तरह से निष्पक्ष है, जो टॉलरेबली सहन करने जो सहनीय तौर पर निष्पक्ष है। द ऑर्डिनरी रूल वाज अवॉइड कोर्ट्स, ऑर्डिनरी रूल का अर्थ हो गया साधारण नियम कानून है, टू अवॉइड कोर्ट, वो कचहरी से बचता है। जैसे कि गांव में कुछ होता है तो पंच परमेश्वर हुआ करते थे, जो कि आते थे, समस्याओं को घर पर ही निपटा देते थे, थाना और कोर्ट में बातों जाती नहीं थी। लेकिन आज हालात देश का कुछ और है। देयर वी आर नॉट टॉट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम, देयर वी आर नॉट टॉट्स, टॉट्स का अर्थ होता है दलाल, ल्योर का मतलब होता है लालच, लोभ लालच दे करके किसी को फंसाना, देम उनमें। तो कह रहा है दीज देयर वी आर नॉट टॉट्स, यहाँ पर कोई दलाल नहीं है, टू ल्योर पीपल इनटू देम, जो लोगों को लालच दे करके किसी भी तरह की बुराइयों में फंसा दे। लेकिन आज हर जगह दलाल हैं जो चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से पैसा कमाने के लिए चाहे कितना घटिया काम हमें करना ना पड़े, वो ज़रा सा भी घटिया काम करने से अपने आप को हिचकिचाते नहीं हैं। दिस इविल टू वाज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, कह रहे हैं कि दिस इविल्स, यदि थोड़ा बहुत कुछ बुराइयां हैं जहाँ की दलाल हैं, कहाँ देखा गया है, नोटिसेबली, जिसको नोटिस किया गया है, ओनली इन, केवल, अराउंड कैपिटल्स, कैपिटल का अर्थ होता है राजधानी या बड़े शहरों में देखने को इस तरह की बुराइयां मिलती है। द कॉमन पीपल का अर्थ हो गया आम लोग, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, एंड फॉलोड, और पालन करते हैं, देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपने खेती बाड़ी के जो उनका एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन का अर्थ होता है पेशा या व्यवसाय का पालन करते हैं। दे वे इंजॉयड, मस्ती करते हैं, आनंद लेते हैं। ट्रू होम रूल, सच्चे गृहस्थ जीवन का कौन, यहाँ के आम लोग। और बुराइयाँ में शहर, जो बुराइयाँ देखने को मिलती है बड़े शहरों में मिलती है। इस तरह से पैराग्राफ 8 इज कंप्लीटेड राइट नाउ। इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। इंडियन सिविलाइजेशन, जिस भारतीय सभ्यता या संस्कृति का, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना, जिस भारतीय सभ्यता या संस्कृति को मैंने वर्णन किया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड, वैसा ही वर्णन किया गया है, इट्स वोटरीज, इसके समर्थकों के द्वारा, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी भाग में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और नहीं किसी सभ्यता में, हैव ऑल मेन, जहाँ पे सभी लोग क्या प्राप्त किए हैं, टेंट प्राप्त किए हैं, परफेक्शन, सभी संतुष्टि को। तो कह रहे हैं कि ना ही दुनिया के किसी भाग में, नहीं दुनिया के किसी सभ्यता में, ऑल मेन, सभी लोगों को संतुष्टि प्राप्त हुई है। द टेंडेंसी ऑफ Indian civilization is to elevate the moral being, that of Western civilization is to propagate immorality. The tendency का अर्थ हो गया प्रवृत्ति, मनोदशा, मनोभावना, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का जो प्रवृत्ति है, मनोभाव है, इलिवेट, बढ़ावा देना है किसका, मॉरल बीइंग, नैतिकता का, दैट ऑफ, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, प्रोपेगेट, प्रसार करता है, इमोरलिटी, अनैतिकता का। भारतीय सभ्यता और संस्कृति नैतिकता को बढ़ावा देता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को बढ़ावा देता है। द लेटर इज गॉडलेस, लेटर यानी कि हमारा अतीत गॉडलेस, भगवानहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, और जो हमारा फॉर्मर है, आने वाला समय है, बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है, ये है जो थोड़ा सा धुंधला है, बिलीव इन गॉड, हमारा आने वाला समय ईश्वर पर विश्वास करता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother breast। कह रहा है सो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, सो अंडरस्टैंडिंग ऐसा समझते हुए, एंड सो बिलीविंग और ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स चाहिए, एवरी लवर ऑफ इंडिया भारत के प्रत्येक प्रेमी को, टू क्लिंग चिपक जाना, द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन पुराने भारतीय सभ्यता से, इवन एज ऐसे, यद्यपि, अ चाइल्ड एक बच्चा, क्लिंग्स चिपक जाता है, टू द मदर ब्रेस्ट जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ की छाती के साथ चिपक जाता है, उसी तरह से हम सबों को चाहिए कि हम भी अपने पुराने सभ्यता संस्कृति के साथ चिपक जाए। आगे कहते हैं गांधी जी, आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता का हेटर नहीं हो गया, नफरत करने वाला, मैं पश्चिमी सभ्यता का नफरत करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, यानी कि यहाँ पर गांधी जी अपना सभ्यता को तो अच्छा बता रहे हैं, तो आगे यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हम पश्चिम से
पश्चिम के सभ्यता से नफरत नहीं करते हैं, इसी बात को बता रहे हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, हेटर का अर्थ होता है घृणा करने वाला। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम सभ्यता का नफरत करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट, थैंकफुल यानी कि मैं धन्यवाद देता हूँ। टू द बेस्ट, मैं पश्चिम के देशों को धन्यवाद देता हूँ। क्यों? फॉर मीनी अ थिंग, कि बहुत से चीज़ों को आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है। फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत सी चीज़ों को सीखा है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वाज India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it all cost. ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, तो क्या कह रहे हैं, बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, बट लेकिन आई एम थैंकफुल, मैं धन्यवाद देता हूँ किसको? मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता को। फॉर टीचिंग मी, कि मुझे सिखाया है। इफ़ आई वाज, मैं चाहता हूँ, इंडिया, भारत को, राइज, उठाना, इट्स फुलेस्ट हाइट, इसके सबसे उचली, फुलेस्ट हाइट, इसके सबसे ऊपरी सिरे पर। आई मस्ट टेल, मैं अवश्य टेल, कहना चाहता हूँ, माई कंट्री मैन, देशवासियों से, फ्रैंकली, स्पष्ट तौर पर। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सालों साल के अनुभव के आधार पर, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन के सालों साल के अनुभव के आधार पर। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है। वन लेसन, एक सबक। फ्रॉम इट, इससे। एंड वह क्या है? दैट इज, दैट जो है, मस्ट, अवश्य, सन, सन का अर्थ होता है बचना। ऑल इट कोस्ट, हमें किसी भी कीमत पर आधुनिक सभ्यता से बचना होगा। यही हमने आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अनुभव के आधार पर सीखा है। हमें अपने पुराने सभ्यता संस्कृति को पालन करना चाहिए और आधुनिक सभ्यता से जितना हो सके हमें बचना चाहिए। हमें उन कामों को करना चाहिए जिससे हम अधिकतर हाथ और पैर से कर सकते हैं, और जितना हो सके कम से कम मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हो सके तो छोटी दूरी को तय करने के लिए पैदल, साइकिल, छोटे ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे ज़्यादा न तो प्रदूषण निकलता हो, नहीं आपका जो हो ऊर्जा का खपत हो। तो इस तरह से आज हम रहने देंगे पैराग्राफ 10 तक, क्योंकि हम आगे 12 तक कर दिए थे और हम अपने छत पर वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर लें, इसलिए धूप भी तीखा है और थक भी चुके हैं। तो आगे मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और किस तरह के सुधार को मुझे और करने की आवश्यकता है, मुझे डिस्क्रिप्शन में अवश्य बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।